हाँ, तो जैसे कि हम सबको पता है कि शेयर मार्केट दो शब्दों से बना हुआ है, जिसमें एक होता है शेयर और दूसरा होता है मार्केट। तो इसके काम करने का तरीका समझने के लिए अभी हम शेयर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अभी जो है हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मार्केट दो ही रूल पर काम करेगा, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होंगे वैसे वैसे कोई भी मार्केट हो, किसी भी चीज का मार्केट हो, वैसे उसकी प्राइस में भी चेंजेस होंगे। तो इसी तरह से शेयर मार्केट काम करेगा जैसे कि और कोई मार्केट काम करता है। और तो अब हम ज्यादा थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिमांड और सप्लाई का रूल क्या है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसे काम करता है वो समझने के लिए आपको आईपीओ का एग्जांपल लेना होगा। आपको सभी को पता होगा कि ये आईपीओ भी बहुत सारे आ रहे हैं। हाल ही में अभी जोमेटो का आईपीओ आया हुआ है। तो ये आईपीओ क्या होता है, वो कैसे इनिशिएट होता है, वो हम एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि कोई एक बंदा है हमारे पास जिसका नाम है मिस्टर एक्स। ठीक है, उसकी मान लो कि एक क्रिकेट के जो बैट होते हैं जिसे हम बैटिंग करते हैं वो बनाने की एक कंपनी है और उसकी कैपेसिटी है कि ये पर डे 100 बैट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। अभी मिस्टर एक्स जो है वो मान लीजिए अहमदाबाद में रह रहे हैं और अहमदाबाद में अगर अगले साल आईपीएल हुआ तो अहमदाबाद का जो स्टेडियम है उस पे सबसे ज्यादा मैचेस होंगे। तो इसके पास जो है कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि मुझे पर डे 10,000 क्रिकेट के बैट्स चाहिए। अगर इसके पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आया तो इनकी जो मिस्टर एक्स जो है उनकी कैपेसिटी पर डे कितनी है, 100 बैट्स की। अब उसे बनाने कैसे हैं, 10,000 बैट्स। तो उसके लिए उसे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, सबसे पहले तो उसे अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उन्हें थोड़ा एक्सपांड करना होगा। एक्सपांड करने के बाद उसके लिए उसे थोड़े पैसों की भी जरूरत होगी। तो वो पैसे कहां से एडजस्ट करेंगे, तो उसके पास 3-4 ऑप्शन है। तो आइए वो सभी ऑप्शन हम समझने की कोशिश करें। चलो दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स को वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, यानी कि उनको अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उनके पास उनकी लाइफ सेविंग या उसने पहले से कुछ पैसे बचा रखे हो उनमें से वो 1 लाख रुपए ले लें। या फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास है बैंक लोन, यानी कि वो बैंक में अप्लाई करे लोन के लिए। अभी चलो हम मान के चलते कि उनके पास नहीं है, यानी कि पैसे नहीं है उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक के पास जाएंगे कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं वो सूद समेत वापस लौटा दूंगा। पर आपको भी पता है कि बैंक में से लोन लेना कितना ही जटिल काम है। उसके लिए वो आपका सिविल चेक करते हैं, पास्ट का पूरा डेटा चेक करते हैं, उसके बाद आपको लोन मिलती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके पास ये लोन का ऑप्शन भी नहीं है और ना ही उनके पास सेल्फ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। तो उनके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी जो कंपनी है उस कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, उनका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए आईपीओ निकालते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि हम जैसे लोग भी मिस्टर एक्स की जो क्रिकेट बैट्स बनाने की कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर सके। वो ये अपना रीजन रखेंगे कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, मुझे ये चीजें नई खरीदनी है, मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो वो क्या करेंगे, उसका जो है वो आईपीओ निकालेंगे। वो आईपीओ की प्रोसेस क्या है अब वो हम समझते हैं। और तो जब मिस्टर एक्स जो है वो अपनी कंपनी का आईपीओ निकालेंगे तो उन्होंने शुरुआत में 100 शेयर्स निकाले हैं बेचने के लिए, यानी कि कुछ परसेंट जो है वो पार्टनरशिप पब्लिक को देना चाह रहे हैं और पब्लिक उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो चलो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि शुरुआत में 300 लोगों ने अप्लाई किया है ये 100 शेयर्स के लिए। ठीक है, 300 लोग ऐसे हैं जो लेना चाहते हैं ये 100 शेयर्स 1,000 रुपए के। तो क्या ये 300 या 300 को ये 100 शेयर्स मिल जाएंगे? नहीं, क्योंकि शेयर्स हमारे पास सिर्फ 100 ही है और लेने वाले लोग हैं 300। तो क्या होगा, तो वो जो है आईपीओ अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है उस तरीके से कोई भी 100 बंदे को ये 1,000 रुपए के शेयर्स मिल जाएंगे।
तो शुरुआत में हम ये चीज मान लेते हैं कि कोई भी जो मिस्टर एक्स थे उन्होंने जितना अपने कंपनी का हिस्सा बेचा हुआ है, और एक चीज हमें खास ध्यान रखनी है कि मिस्टर एक्स हमेशा मिनिमम 51% जो स्टेक है वो अपने पास रखेंगे, ताकि जो सीईओ और चेयरपर्सन की जो पोजीशन है वो हमेशा मिस्टर एक्स के पास है। अब हम मान के चलते हैं कि 100 शेयर होल्डर्स को उसके शेयर्स जो है मिल गए, पर जैसे हमने एग्जांपल में आगे ही बात की कि कितने लोगों को ये शेयर खरीदने थे, तो टोटल हमारे पास थे 300। ठीक है, तो फिर क्या होगा, बाकी के जो 200 है उन्हें वो शेयर्स आईपीओ में तो नहीं लगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जब भी वो शेयर्स जो है वो मार्केट में लिस्ट होंगे तब वो खरीदने के लिए ट्राई करेंगे। उससे क्या होगा, जो ये शेयर की प्राइस है वो पहले कितनी थी, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए में तो इन लोगों को मिले हैं। अब दूसरे को वो शेयर किसी भी कीमत पे चाहिए, तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैं तुझे 1050 रुपए दे दूंगा, ये बोलेगा पहला बंदा कि मुझे वो वाला शेयर तू मुझे दे दे। पर ये एक ही बंदा तो नहीं है खरीदने वाले टोटल दूसरे बचे 200 बंदे। ठीक है, 200 में कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अगर वो कंपनी अच्छी है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो अच्छे हैं, तो ये 200 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो खरीदने की ट्राई करेंगे इस कंपनी के शेयर को। तो ये जो पहले बंदे ने बोला कि मैं तुझे 1050 दे दूंगा, अगर उसने बेचा नहीं है पर उसके पहले दूसरा बंदा आ गया, वो बोले कि भाई मैं तुझे एक शेयर का 1100 रुपए दूंगा, वो वाला शेयर तू मुझे दे दे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो 100 शेयर्स हैं उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये डिमांड जो है बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ेगी पर सप्लाई कितनी है, यानी कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी 100 ही है, क्योंकि ये जो मिस्टर एक्स है वो तो अपना स्टेक बेचने वाले नहीं है, तो 100 शेयर जो हमारी सप्लाई है वो लिमिटेड है और जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, उसमें लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उससे क्या होगा, इसकी जो प्राइस है वो भी प्लस 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 होगी। ठीक है, यानी कि जो शेयर मार्केट का बेसिक रूल है वो डिमांड एंड सप्लाई ही है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस कंपनी का शेयर का भाव जो है वो हमेशा के लिए बढ़ता जाए। अब हम उसके वाइस वर्सा एक एग्जांपल लेते हैं कि शेयर की प्राइस कम क्यों होती है। तो इसी एग्जांपल में हम आगे बढ़ते हैं कि पहले जो है वो शेयर की प्राइस क्या थी, 1000 रुपए हम मान के चलते हैं, और उसके शेयर्स कितने हैं, 100। ठीक है, पर अब ये जो 100 लोग हैं जिनके पास इस कंपनी के मिस्टर जो एक्स हैं उसकी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं 1000 टोटल, और उसके जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स का नंबर है वो है 100। अब मान के चलिए इस कंपनी में कुछ भी घोटाला हुआ, यानी कि इस कंपनी को या तो फिर नुकसान हुआ। चलो एग्जांपल यही ले लेते हैं कि जो आईपीएल की मैच थी वो अब कैंसिल हुई है कोरोना के कारण, तो इनका जो बेट का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था वो नहीं मिला। ठीक है, इनको जो बेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था वो नहीं मिला। उससे क्या होगा, ये 100 लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे जो मिस्टर एक्स की कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है उनको प्रॉफिट होने की बजाय लॉस होने लगा है। तो ये लोग क्या बोलेंगे कि 100 लोग कि भाई मुझे ये 1000 के शेयर है वो 1000 रुपए में बेच देने हैं। ठीक है, तो सामने जो खरीदने वाला होगा वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई मैं 1000 रुपए तो तुझे नहीं दे सकता क्योंकि कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हुआ है, अगर तुझे शेयर बेचने हैं तो मुझे 950 रुपए में दे दे। ठीक है, तो इसमें से कोई एक बंदा उसे दे देता है, चलो मान लीजिए कि एक बंदे ने उसे 950 में शेयर दे दिया। तो वैसे जो हम मार्केट में देखते हैं एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या थी, तो वो जो 1000 का शेयर था उसकी एलटीपी अब हो गई 950 रुपए मात्र। ठीक है, अब जो है दूसरा बंदा बोलेगा कि भाई मुझे अब 950 में बेचना है, तो सामने वाला खरीदने वाला बोलेगा कि भाई ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है या कुछ भी रीजन है, मुझे इस कंपनी का शेयर अगर तुझे 900 रुपए में देना है तो दे, वरना मुझे नहीं खरीदना है। अगर ये जो इसमें से कोई भी एक बंदा 900 रुपए में शेयर बेच देता है तो उसकी एलटीपी वापस से 1000 से 950 आई, 950 से 900 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो है वो शेयर का प्राइस गिरता है। तो यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डिमांड है वो कम जैसे होती गई वैसे उसकी प्राइस भी कम होती गई। तो शेयर की प्राइस बढ़ने में या कम होने में सिर्फ और सिर्फ डिमांड और
सप्लाई का रूल काम करता है। उसके बाद इसकी डिमांड कैसे बढ़ती है या सप्लाई कैसे बढ़ती है, उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बोला कि मिस्टर एक्स को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो उसका क्या होगा, खरीदने वाले कम हो जाएंगे, बेचने वाले बढ़ जाएंगे, तो उसकी प्राइस कम होगी। और अगर यही कॉन्ट्रैक्ट जो उन्हें 10,000 बेट्स का मिलने वाला था वो 20,000 हो जाएगा, तो उससे क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, मिस्टर एक्स को जो भी प्रॉफिट होने वाला था वो अब डबल होगा। तो उससे क्या होगा, खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, बेचने वालों की संख्या कम हो जाएगी, तो जो है उस शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ने लगेगा। तो ये है डिमांड एंड सप्लाई का रूल, जो किसी भी मार्केट में, ये मैंने सिर्फ शेयर मार्केट का एग्जांपल दिया क्योंकि आगे भी हम शेयर मार्केट की बात करने वाले हैं। तो शेयर मार्केट में भी डिमांड सप्लाई का रूल ऐसे ही काम करता है। और दोस्तों कई लोगों के ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, ये मैं वीडियो में बताऊं। तो ऐसे आपको सैकड़ों वीडियो YouTube पे मिल जाएंगे, विकिपीडिया पे भी आपको सारा डेटा मिल जाएगा, पर जो चीज कहीं भी आपको नहीं सिखाई जाती वो हम अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि NSE क्या होता है और BSE क्या होता है, ठीक है। जो डिमांड सप्लाई का रूल हमने सिखाया वो मुझे लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो अभी कभी कमेंट कर दीजिए ताकि मैं वो आपको समझा सकूं, ठीक है। अभी हम समझते हैं NSE और BSE के बारे में, ठीक है। तो जो NSE है, NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक दोनों अलग अलग मार्केट हैं, दोनों मार्केट में सेम चीजें बिकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सब्जी मंडी ले लो, आपका जो घर होगा, घर के पास भी एक सब्जी मंडी होगी, ठीक है, जहां पर मतलब मान के चलिए कि 1 kg पर 5 या 10 रुपए आपको महंगा मिल रहा होगा, और एक होगी वो थोड़ी दूर होगी, वो मार्केट में होगी, वहां पे आपको थोड़ा सस्ता जो है सब्जी मिल जाता होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहीं से ही खरीदना चाहिए या यहीं से भी खरीदना चाहिए, ठीक है। आपके दोनों लॉजिक हैं वो इक्वल है, आप दोनों में से खरीद सकते हैं। मुझे ऐसा अगर लग रहा है कि भाई मैं यहां तक ट्रैवल नहीं कर सकता हूं, मैं 5 रुपए पर केजी महंगा खरीदने को तैयार हूं, तो मैं यहां से खरीदूंगा, ठीक है। पर मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे पेट्रोल बिगाड़ना ही है, पेट्रोल के 100 रुपीज पर लीटर हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो जो मार्केट में जो दूर आई है वही सब्जी मंडी से खरीदूंगा, तो मैं वहां से खरीदूंगा, ठीक है। तो आप अगर NSE से खरीदते हैं या BSE से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, इसकी सिर्फ जो प्राइस है वो डिफरेंस रहती है। तो हमें क्या करना है, NSE या BSE दोनों में से जहां भी हमें सस्ता माल मिल रहा हो वहां से हमें खरीदना है, और जहां पे महंगा माल मिल रहा हो वहां पर हमें बेचना है, ठीक है। NSE और BSE में सिर्फ एक ही लॉजिक हमें काम करना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर कुछ भी डाउट रहता है आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबकी क्वेरी को सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। अभी जो है इसमें मेन डिफरेंस एक है इंडेक्स का, ठीक है। BSE जो है, BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स, ठीक है। अब सेंसेक्स क्या है वो हम डीप में समझने की अभी कोशिश नहीं करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में आप सर्च कर लेना, आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएगी। सेंसेक्स जो है वो BSE का इंडेक्स है, वो एक एवरेज बताता है सारे शेयर्स की, ठीक है। अब आप कहेंगे कि BSE का कोई इंडेक्स है तो NSE का भी होना चाहिए, तो NSE का जो इंडेक्स है वो मेन है निफ्टी, और निफ्टी के अंदर भी बहुत सारी निफ्टी आएगी जो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, पर मेन जो है वो है निफ्टी है। और निफ्टी में जो भी मेन है वो सबसे ज्यादा मेन है निफ्टी 50। उसका मतलब क्या है, NSE जो है वो समयांतर पर ऐसी 50 कंपनी निकालती है जो मतलब उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि ये टॉप 50 कंपनी है। वो प्राइस पर डिपेंड नहीं करता है, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। वो ऐसे नहीं सोच रहे कि भाई सबसे महंगे जो 50 शेयर है वो उठा के निफ्टी 50 में रख दे। उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो हर्षद मेहता सीरीज में वो स्टील वाली कंपनी को का जो बुढ़ा था उसे बताता है कि मुझे आपकी रियल वैल्यू में इंटरेस्ट है, वैसे ही NSE जो है वो रियल वैल्यू वाली टॉप 50 कंपनीज को उठाती है, उसका जो एवरेज देती है उसे हम कहते हैं निफ्टी 50, ठीक है। अब जो आप पूछेंगे कि अगर ये निफ्टी 50 हो गया तो निफ्टी बैंक क्या है, तो निफ्टी बैंक क्या है दोस्तों, जो NSE पे जो जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं
उसमें से जो भी कंपनी बैंकिंग सेक्टर्स की है उसका जो इंडेक्स है उसे हम निफ्टी बैंक कहते हैं। ठीक है, बंद कर दो। तो ऐसे ही सेम एग्जांपल्स रहेंगे, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, इसके अलावा निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू, निफ्टी मिड कैप, नेक्स्ट 50 यानी कि जो टॉप 50 की कंपनी है उसके बाद की 50 की कंपनी, वो क्या है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यही सारे एग्जांपल्स में मतलब जो इनका फंडामेंटल है वो सेम ही रहेगा सब में। ठीक है, वो मतलब जो भी वहां पर निफ्टी अगर मिड कैप हुआ तो जो भी मीडियम कैपिटल्स की जो कंपनी है उसके इंडेक्स को हम बोलेंगे निफ्टी मिड कैप। सिंपल दोस्तों। मेरा क्वेश्चन है आप सबको, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक निफ्टी 50 और एक सेंसेक्स। मेरा आपको क्वेश्चन है, आपको कमेंट में सबको जवाब देना है। अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो गूगल करके कमेंट कीजिए सेंसेक्स और निफ्टी 50 का लाइफ टाइम हाई क्या था। ठीक है, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जो हमारा इंडेक्स बीएसई का है सेंसेक्स और एनएसई का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, वो अभी तक उसका जो हाईएस्ट लेवल पर वो पहुंचा है वो कौन सा लेवल था, अगर आपको पता है तो कमेंट पे जरूर बताइए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एनएसई और बीएसई में जो भी डिफरेंस था, जो भी ध्यान में रखने की सिर्फ बाबत थी, वही मैंने आपको बताई है। उसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा सबको रिप्लाई दे। अब जैसे ही हमने एनएसई और बीएसई की बात की, ऐसे ही दो और टर्म है जो कभी कभी आपके कानों पर भी पड़े होंगे। एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। ठीक है, उसमें आपको मतलब इतना डीप जानने की जरूरत अभी नहीं है, पर ये और कुछ नहीं है। जैसे ही दो मार्केट है वैसे ही हमारे दोनों स्टॉक एक्सचेंज के पास एक डिपॉजिटरी होती है। यानी कि पहले जो हम शेयर्स खरीदते थे वो कैसे थे, वो हमें कागज में दिए जाते थे। ठीक है, वो हम अपने पास रखते थे। पेपर फॉर्म में जो शेयर्स हमें मिलते थे वो हम अपने पास रखते थे। ठीक है, अभी क्या होता है, हमें डिजिटल रूप में मिलता है, यानी कि जो हमारा डीमैट अकाउंट होता है उसमें मिलते हैं, पर वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होने ही चाहिए। तो वो स्टोर हम क्या करेंगे, वो स्टोर करने की जो तिजोरियां हैं वो है एनएसडीएल और ये है सीडीएसएल। ठीक है, वो आपके ब्रोकरेज हाउस पर डिपेंड करता है कि वो आपके शेयर्स जो हैं वो एनएसडीएल में डिपॉजिट करेगी या सीडीएसएल में डिपॉजिट करेगी। ठीक है, अभी जो सेबी का रूल्स मिला है उसके हिसाब से आपका जो भी ब्रोकर है वो आपको रोजाना टेक्स्ट मैसेज और ईमेल के द्वारा जो है वो जानकारी देगा कि आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में से इतने शेयर प्लस हुए, इतने शेयर माइनस हुए। ठीक है, यानी कि इतने शेयर आपने खरीदे, इतने शेयर आपने बेचे। सेम सीडीएसएल वाले भी आपको मैसेज करेंगे कि इतने शेयर आपने खरीदे, इतने शेयर आपने बेचे हैं आज के दिन। वो तारीख और समय के साथ पूरा डेटा आपको देता है। तो ये जो है वो और कुछ नहीं है, एक तिजोरी है दोनों, जिसमें आप जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो वहां ये दोनों चीजों में डिपॉजिट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो अगर सोना देते हैं बैंक को अपने मतलब लॉकर में रखने के लिए, तो उनकी एक बड़ी सी तिजोरी होगी जिसमें छोटे छोटे लॉकर होंगे। ठीक है, तो इसे आप एक डिजिटल तिजोरी समझ सकते हैं। ठीक है, कि आप जो भी डिजिटल शेयर खरीदते हैं वो या तो इसमें जमा होंगे। ठीक है, तो आप ये अभी के अभी पता लगाएं कि आपके जो शेयर है, आपका जो ब्रोकिंग हाउस है, जो ब्रोकरेज हाउस है, वो कौन से डिपॉजिटरी में आपके शेयर डिपॉजिट करता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो अभी मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों एक दूसरा और क्वेश्चन आता है सभी के दिमाग में, जो न्यू इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं, कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो शुरुआत से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला है हमारे पास डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट वो आपके एक बैंक अकाउंट जैसा ही है। बैंक में जैसे आप पैसे जमा करते हैं निकालते हैं, ठीक है, वैसे ही डीमैट में आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। तो डीमैट अकाउंट सबसे रिक्वायर्ड चीज है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा जो है वो मतलब दूसरा तो नहीं है वैसे, वो पहला है, वो है बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट से ही हमें डीमैट में पैसे लोड करने होंगे और उसी पैसों से हम शेयर खरीद पाएंगे। ठीक है, और यहां से अगर हम शेयर बेचते हैं तो वो पैसे हम बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट बहुत ही जरूरी है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आता है डिवाइस।
ठीक है, या तो आपके पास फोन होना चाहिए, ठीक है, या तो आपके पास एक लैपटॉप या टैबलेट होना चाहिए जिससे आप अपने डीमैट अकाउंट से कोई भी चीज बाय या सेल कर सके। एक और ऑप्शन है, मतलब जो ओल्ड स्कूल लोग होते हैं यानी कि हमारे पापा की एज के, वो क्या करते हैं, वो अपना जो अपने पास डिवाइस में कोई भी डीमैट नहीं रहते हैं वो अपने ब्रोकर को दे देते हैं। तो जो ब्रोकर होता है वो मतलब हमारे हिसाब से हम कॉल पर कहते हैं कि भाई मेरे ये शेयर इतने भाव के खरीद डाल और ये शेयर इतने भाव के बेच डाल, ठीक है। आपने कई लोगों को ऐसे फोन पर ऐसी बातें करते सुना होगा। तो वो क्या करते हैं, डिवाइस उनके पास नहीं हो तो चलता है, वो अपने सीधे अपने ब्रोकर के साथ बात कर लेते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन तुझे आज के दिन मेरे अकाउंट में करना है, ठीक है। तो वो भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। पर अगर आप खुद से करते हैं तो डिवाइस होना जरूरी है, और वो डिवाइस के साथ साथ सबसे जरूरी क्या है, डिवाइस से भी जरूरी है आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन जो स्टेबल हो, जो अच्छा चलता हो, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन मतलब बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है। इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही जरूरी है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में तो चलो चल जाएगा, 1-2 रुपए हम सोचते नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। पर अगर शॉर्ट टर्म या फिर प्योर ट्रेडिंग हम करते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो शेयर मानो कि हम 100 रुपए का खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, कोई भी एक शेयर मान लीजिए, ठीक है, पर हमारा इंटरनेट सही नहीं था, हमें वो 100 में खरीदना था, तो वो सीधा जब भी हम ऑर्डर के पेज तक पहुंचते तब तक वो हो गया 110। 110 तो हमारा टारगेट था, वहां पर तो हमें बेच देना चाहिए था, वहां पर ही पहुंच गया तो हम खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए मनी, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। यहां पर एक जो मिथ फैला हुआ है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए या 10 लाख रुपए तो चाहिए। तो दोस्तों ये एक पूरा मिथ है, ऐसी कोई भी बात पर विश्वास मत कीजिए। आप 100 रुपए से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमने डीमैट की बात की तो वो भी एक क्वेश्चन आता है कि डीमैट कौन सा सही रहेगा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं ज़ेरोधा को प्रायोरिटी देता हूं। ज़ेरोधा की सर्विस जो है वो मुझे बहुत ही पसंद आती है पर्सनली। उनका जो UI UX यानी कि एप्लीकेशन भी है, और जो लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए जो वेबसाइट भी उन्होंने बना के रखी है वो बिल्कुल सही से काम करती है, उसमें कोई भी टेक्निकल एरर्स भी नहीं आती। और अगर ज़ेरोधा नहीं तो उसके बाद में अपस्टॉक्स आपको सजेस्ट करूंगा। अगर ज़ेरोधा में आप नहीं खुलाना चाहते तो अपस्टॉक्स में खुला सकते हैं। उसके अलावा के जो भी डीमैट अकाउंट है नो डाउट वो भी अच्छे हैं, पर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी डीमैट अकाउंट खुलाना चाहें तो नीचे कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप कोई भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो भी लोग नया नया शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं उनके दिमाग में एक और क्वेश्चन जरूर से आता है कि हमें शुरुआत कहां से करनी है, कौन से ऐसे शेयर जो है वो हमें खरीदने हैं, ठीक है। अगर यही बात आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, पर वो लोग क्या करेंगे, वो आपको शेयर्स का नाम बताएंगे, भाई टाटा का कोई भी शेयर उठा ले वो अब जाएगा ही जाएगा, या रिलायंस का शेयर खरीद ले उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो कभी भी गिरेगा, ठीक है। मैं आपको ट्रिक दिखाना चाहता हूं, मैं आपको एक जो उसका सिंपल रूल है वो समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि कौन से शेयर आपको खरीदने चाहिए, कौन से शेयर नहीं खरीदने चाहिए अपने बिगिनिंग में, ठीक है। शुरुआत में हमें क्या करना है, जो भी शेयर्स जो हैं वो अप जा रहे हो, यानी कि उसकी जो प्राइस है वो ऊपर जा रही हो, अप जा रहे हो, वो हमें खरीदने हैं। यहाँ पे जो भी शेयर अप जा रहे हो उसे हमें बाई करना है, ठीक है। वो कैसे क्यों करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और जो भी शेयर्स डाउन जा रही है उसकी प्राइस वो डाउन जा रही है, उस शेयर को हमें हमेशा सेल करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैंने आपको जो गंगा नदी है हमारी उसमें धक्का दे दिया, ठीक है, आपको उसमें तैरना है, तो क्या आप जो फ्लो आ रहे हैं उसके साथ साथ तैरेंगे या उसके अगेंस्ट में जाएंगे? बंद कर दो दोस्तों। तो ये ऐसी चीज है जहां पर हमेशा नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो है वो गलती करते हैं। वो क्या सोचते हैं,
ये शेयर अभी डाउन जा रहा है, गिर रहा है, गिरते गिरते कितना गिरेगा, अब तो आएगा ही। वो ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सोचते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। जो भी ट्रेंड फिलहाल चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है और प्रॉफिट कमाना है। शेयर अगर नीचे जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% वो नीचे ही जाएगा, कहीं पर तो उसका सपोर्ट आएगा और वहां से बाउंस बैक करेगा, पर वो हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है। हमें जो ट्रेंड चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है। और ऐसा भी नहीं है कि शेयर अगर अब जा रहा है तो वो जाए ही जाएगा, कहीं उसका भी रेजिस्टेंस आएगा, वहां से वो नीचे भी आएगा। पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है हमें उसे ही फॉलो करना है। अगर अप जा रहा है तब हमें उसमें एंट्री बनानी है, और अगर वो डाउन जा रहा है तब हमें उसमें से एग्जिट कर देना है। ठीक है, ये। और मुझे पता है कहीं लोगों का ये काउंटर क्वेश्चन भी आएगा कि ऐसा क्यों आप करते हो, अगर ये नीचे जा रहा है तो उसका मतलब ये कम प्राइस में हो रहा है। ठीक है, उसका मैं अब आपको एक एग्जांपल बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों इस चीज को मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आप सब लोगों ने अहमदाबाद का जो अल्फा वन मॉल है वो देखा ही होगा। तो अगर आप जाते हैं अल्फा वन मॉल में, जिसे हम अब अहमदाबाद वन कहते हैं, उसमें शॉपिंग करने के लिए आपको खरीदनी है अपनी मैरिज के लिए एक शेरवानी। ठीक है, और अब मान लो कि आप जाते हैं पहली बार वहां पर आपको एक शेरवानी दिखती है 1000 रुपए की। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज की एक शेरवानी आपको दिखती है, आपको वो पसंद भी आती है। ठीक है, वो एक शेरवानी जो है वो मान के चलिए कि ये 1000 की शेरवानी आपको पसंद नहीं आती है, तो आप क्या करते हैं, वापस से अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बार आते हैं। ठीक है, तो दूसरी बार कहीं और सारी शेरवानी होगी जो आपको पसंद आ रही होगी, उसकी भी डिफरेंट प्राइस होगी, पर जो ये 1000 वाली शेरवानी आपने वहां पर देखी थी उसकी अब प्राइस, यानी कि वो बिकी नहीं है, तो उसकी प्राइस अब हो गई है मात्र 500 रुपीज। तो आपको क्या लगेगा कि अरे भाई मुझे तो 1000 वाली शेरवानी सिर्फ 500 में मिल रही है, वो आपको पसंद नहीं आ रही है दोस्तों। फिर भी आपके दिमाग में ये ख्याल एक बार जरूर आएगा कि 1000 की शेरवानी मुझे 500 में मिल रही है तो मैं यही वाली शेरवानी खरीदूंगा, जबकि उसी मॉल में, उसी शॉपिंग सेंटर में आपको इससे कहीं ज्यादा अच्छी शेरवानी मिल रही है। फिर भी आपके दिमाग में ये चीज घुसी हुई है कि ये इसकी प्राइस 1000 थी, वो मुझे अभी 500 रुपीस में मिल रही है, पर एक्चुअल में क्या होता है कि तब के टाइम उसकी प्राइस ही 500 रुपीस है। तो आप क्या करेंगे कि ये सस्ता देखने के चक्कर में आपको पसंद नहीं है, आपको नहीं लेनी है, फिर भी ये लेकर आएंगे। तो सेम चीज शेयर मार्केट में भी अप्लाई होती है। आपने शेयर का भाव किसी का जो है वो 1000 रुपीस देखा हुआ है और कुछ समय के बाद उसकी प्राइस गिरकर 800 रुपीस हो जाती है, वो अभी भी गिर रहा है, अभी भी हरे निशान में नहीं है, वो लाल निशान में ही है, फिर भी आप 800 रुपीस में खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसकी तो एक्चुअल प्राइस 1000 थी। वो एक्चुअल प्राइस नहीं है दोस्तों, वो उस टाइम पर उसकी प्राइस थी, इस टाइम पर इसकी प्राइस ये है। ठीक है, तो यही अब कंसीडर होगी, उसका मतलब ये नहीं होगा कि इसकी एक्चुअल प्राइस 1000 है। ठीक है, तो यही चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है वही शेयर खरीदने हैं जो अप ट्रेंड में हो, और वो शेयर हमें बेच देने हैं जो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सबको पता है कि शेयर मार्केट में इंडिया में सबसे बड़ा नाम राकेश सर का है, राकेश झुनझुनवाला। उसकी एक ही स्ट्रेटेजी थी शुरुआत में जब उन्होंने पैर रखा शेयर मार्केट में कि वधारे खरीदो, घटाड़े बेचो। उसका मतलब यह है कि शेयर प्राइस जैसे बढ़ती जा रही है वैसे हमें खरीदना स्टार्ट करना है। ठीक है, उस शेयर्स को उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें पार्ट्स में उसमें एंट्री लेनी है और घटाड़े बेचो, यानी कि अगर उसकी प्राइस कम हो रही है तो उसमें से हमें धीरे धीरे करके एग्जिट लेनी है। वही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप सभी को पता है कि अभी सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वो राकेश झुनझुनवाला सर है। ठीक है, तो अगर हमें भी उतना ही कामयाब होना है तो हम भी वही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आगे चलेंगे। आई होप दोस्तों कि मैंने जो भी चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की है, जो भी हमने डिस्कशन किया है, वो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ चीजें ऐसी लगती है कि समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कभी भी मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं, मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा।
और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज मैंने गलत कही है तो आप उसके लिए भी मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर पाऊं, कुछ आप लोगों को सिखा पाऊं, कुछ आप लोगों से सीख पाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। ठीक है, आप बंद कर दो, ऊपर। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूं तो सबसे पहले आप उसे देख सके। थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो पहले कौन से शेयर पिक करने हैं, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने कई लोगों से ऐसा सुना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन कौन से बेसिस पे होना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन हम दो तरीके कर सकते हैं, एक होता है सेक्टर वाइज और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन वाइज। यानी कि सेक्टर वाइज जैसे कि एक आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, वैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो को और उसमें से स्टॉक पिक करने के बाद दूसरा जो कैप है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये मल्टी कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, तो वैसे भी हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं कि अभी फिलहाल जो ये कोरोना का चल रहा था तभी सबसे ज्यादा जो है वो फार्मा सेक्टर चला है, फार्मा एंड हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया जैसे फार्मा में है, अगर हम फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें फिर हम कोई भी 3 स्टॉक पिक कर सकते हैं। एक हम उठाएंगे लार्ज कैप वाला, दूसरा उठाएंगे मिड कैप वाला और आखिर में उठाएंगे स्मॉल कैप वाला। ठीक है, तो ऐसे हमें पिक करना होता है। देखिए, अभी ऐसा मार्केट में चल रहा है कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो आईटी सेक्टर में है। ठीक है, तो हम अगर आईटी सेक्टर में फोकस करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो जायंट कंपनियां आएंगी जिसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, ये मैं दोस्तों सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आएगी टीसीएस और आएगी इंफोसिस और आएगी विप्रो। ठीक है, ये हो गया आईटी सेक्टर का। और उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम सेक्टर उठाते हैं ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल में कौन कौन से शेयर ले सकते हैं, तो उसमें हम कैपिटलाइजेशन के तरीके से उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक आपने टाटा मोटर्स ले लिया, एक आइसर मोटर्स ले लिया, और रबर और ट्यूब टायर्स में अगर आपको जाना है तो एमआरएफ का शेयर जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे हमें डाइवर्सिफाई करना है हमारा पोर्टफोलियो अगर हम शुरुआत करते हैं तब। ठीक है, और कई दोस्तों को ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम शेयर मार्केट में क्यों करें, हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों आपको शुरुआत में नहीं करनी चाहिए उसके लिए अभी हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैं कुछ सेक्टर्स आपको बता देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। और तो सबसे पहला जो है आईटी, यानी कि जो आईटी सर्विसेज है जिनकी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जैसे इंफोसिस हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई। ठीक है, दूसरा है फार्मा सेक्टर का, यानी कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां जो दवाई या वैक्सीन वगैरह जो भी फिलहाल में चल रहा है वो बनाते हैं, उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक है फाइनेंशियल सेक्टर, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इन सारे सेक्टर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि टाटा मोटर्स हो गया, आइसर मोटर्स हो गया, ये सारे शेयर्स भी आप ले सकते हैं। फिर है हॉस्पिटैलिटी। अभी दोस्तों, जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होगा वैसे ही हॉस्पिटैलिटी के जो भी शेयर्स हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह के, वो मतलब ऑन फायर होंगे, उसे कोई रोकेगा नहीं, इतने बढ़ेंगे हॉस्पिटैलिटी के शेयर। फिर हो गया लॉजिस्टिक, यानी कि अभी आपको पता है दोस्तों कि कई सारे लोग ई कॉमर्स साइट से ज्यादा खरीदी करते हैं, तो उसमें भी लॉजिस्टिक का फायदा होता है। ठीक है, और कुरियर सर्विसेज होती है, और कोई भी ऐसी सर्विस जो यहां से वहां ले जानी हो, उसमें लॉजिस्टिक कंपनियां भी कई सारी हमारे पास लिस्टेड हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट हर साल करती है। फिर हो गया पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी और पावर के सेक्टर से वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पर उसके भी कुछ फंडामेंटली साउंड जो शेयर है वो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फिर हो गया ऑयल,
ठीक है, ऑल सेक्टर्स के शेयर्स भी आपको रखना चाहिए। तो अगर आप शेयर मार्केट में शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप इन सारे सेक्टर्स में से एक या दो शेयर अपने पोर्टफोलियो में शुरुआत के तौर पर रखें। ये हो गया आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं मेरी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि आपको समझा सकूं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि आपको कौन कौन से शेयर पहले खरीदने चाहिए, पर अब एक दूसरा सवाल और सबके मन में आता है कि कब वो शेयर हमें खरीदने हैं, कब हमें बेचने हैं। तो जो नए इन्वेस्टर है वो हमेशा एक गलती करते ही है कि वो गलत एंट्री ले लेते हैं और फिर गलत एग्जिट लेनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी शेयर अगर आपने खरीदा है तो उसमें हम रखते हैं एसएल यानी कि स्टॉप लॉस, और दूसरा होता है टारगेट। ठीक है, ये दोनों चीज में हमें एग्जिट ही करनी होती है। एसएल का मतलब हुआ स्टॉप लॉस, यानी कि वो शेयर में जो हमें लॉस हो रहा हो वहां से हम काट देते हैं, स्टॉप लॉस कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज का शेयर लिया और उसमें मैंने स्टॉप लॉस लगाया है 90 रुपए का, तो वो शेयर अगर कम होके 90 रुपीज पे आ जाएगा तो मैं उसे निकाल दूंगा। ठीक है, नए इन्वेस्टर्स क्या गलती करते हैं कि अगर शेयर नीचे जाता है तो वो उसे खरीदते रहते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मैं इसे एवरेज कर देता हूं, कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही। ठीक है, ऐसे कभी ना कभी बढ़ेगा ये मेंटालिटी हमें नहीं रखनी है। अगर वो नीचे जा रहा है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो तुरंत हमें निकाल देना है। ठीक है, और एवरेज करने की बात कब आती है, जब वो शेयर ऊपर जाता है। ठीक है, अगली वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो इंडिया के वॉरेन बफेट है राकेश झुनझुनवाला सर, उसका जीवन मंत्र यही रहा है, वधारे वधारे खरीदो, घटाड़े घटाड़े बेचो। ठीक है, तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है वो शेयर को हम पोर्टफोलियो से निकालना पार्ट्स में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होता है, यानी कि मैंने ये सोचा हुआ है कि ये 100 रुपीज का शेयर 120 तक जाएगा, तो 120 तक पहुंचते ही हम उसे निकालेंगे नहीं। हम जो हमारा स्टॉप लॉस है वो थोड़ा ऊपर लेके 100 रुपीज पर ले लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर वो शेयर नीचे जाएगा तो भी हम 100 रुपए से निकल जाएंगे, हमारा लॉस कुछ नहीं होगा। फिर मान लो कि वो 120 से 140 हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर लेके 120 पे रख देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो शेयर में अगर डाउन ट्रेंड, कभी भी डाउन ट्रेंड आया, कभी भी डाउन ट्रेंड में आएगा वो शेयर, तो हमें जो है वो 120 पे हम निकाल देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा शेयर माइनस में जा रहा होगा पर हमारा लॉस नहीं होगा। ओवरऑल आपको पर शेयर 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करोगे, अगर आप इस पर बने रहोगे स्ट्रेटेजी पर, तो बहुत ही कम चांसेस है आपके लॉस जाने के। तो दोस्तों आज हमने बात की कि हमें कौन कौन से शेयर पिक करने हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के पहले, यानी कि शुरुआत आपको कैसे करनी है। तो जैसे मैंने बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सभी जो सेक्टर्स है जिसमें आपको लगता है कि ये सेक्टर्स अच्छे हैं और फ्यूचर है इन सेक्टर का, उसमें से एक एक दो दो शेयर पिक कर सकते हैं शुरुआत में अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए। दूसरी हमने बात की स्टॉप लॉस और टारगेट पर कैसे काम करना है। ठीक है, ये बात बहुत खास है, ध्यान में रखिएगा प्लीज दोस्तों, कि कभी भी शेयर नीचे जा रहा हो तो उसमें खरीदी मत कीजिएगा, चाहे वो कितना ही फंडामेंटली साउंड शेयर हो। ठीक है, अगर ये स्ट्रेटेजी आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको लॉस होने के चांसेस घट जाएंगे, कभी भी आपको इतना ज्यादा लॉस नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। ये आईपीओ क्या है, ये आईपीओ जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, क्यों आईपीओ लॉन्च होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे ध्यान में रखकर हम अपने आईपीओ अलॉटमेंट का चांस बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ये पूरा वीडियो। सबसे पहला सवाल, क्या है ये आईपीओ। हम किसी से भी अगर आईपीओ का मतलब पूछेंगे तो हमें एक ही चीज सुनने में आएगी, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पर ये तो दोस्तों उसका फुल फॉर्म हो गया, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो हम एक एग्जांपल के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें क्रिकेट के बैट बनते हैं। ठीक है, तो मेरी जो कैपेसिटी है फैक्ट्री की वो है 100 बैट्स पर डे, यानी कि एक दिन में मैं 100 बैट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और मान लीजिए कि अभी क्रिकेट के बैट की डिमांड बढ़ गई, तो क्या होगा, मुझे 100 के बजाय 1000 बैट पर डे के प्रोड्यूस करने होंगे। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, पहले तो मुझे अपनी फैक्ट्री का जो प्रीमाइसिस है वो बढ़ाना पड़ेगा, मशीनरी कुछ नई लेनी होगी। उसके लिए सबसे मेन चीज क्या लगेगी, पैसा।
तो पैसा मैं कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ? सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल फंडिंग, यानी कि मैं अपने खुद की जो सेविंग्स है, जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मेरी कमाई है, वो अपने बिजनेस में लगाऊं ताकि मैं अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकूं। ठीक है, पर अगर मेरे पास कुछ पर्सनल फंडिंग्स नहीं है तो मैं क्या करूंगा? तो दूसरा ऑप्शन उसके लिए है कि मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा। कोई भी बैंक है या कोई ऐसी जो इंस्टीट्यूट है जो बिजनेस के लिए लोन देती हो, उसमें मैं अप्लाई करूंगा और उस पैसों से अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड करूंगा। पर मान लीजिए कि अगर ये दोनों ही ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए तीसरा और अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ऑप्शन है आईपीओ, यानी कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इनिशिएट करूंगा। यानी कि मैं लोगों को कहूंगा कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, जो भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें आपकी भी पार्टनरशिप, आपका भी शेयर रहेगा। तो इसीलिए आईपीओ जो है वो लॉन्च किया जाता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि मुझे अपनी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बढ़ाने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। ऐसे सभी कंपनियों के जो जो भी कारण होते हैं, जो रीजन होते हैं फंड रेज करने के लिए, वो सभी के अलग अलग होते हैं। तो कोई भी अगर मार्केट में नया आईपीओ आए तो सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि हम ये चेक करें कि ये कंपनी को फंड क्यों चाहिए। ठीक है, तो उसी के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। तो आपको अब आईपीओ का पूरा मतलब और पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ ही गया होगा। अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो अभी भी आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को रिप्लाई करूं। और अगर ऐसा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं सभी मैसेजों का तुरंत ही जवाब दे दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने आईपीओ अलॉटमेंट का चांस बढ़ाएं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और कुछ टिप्स भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम आईपीओ के अलॉटमेंट के जो चांस है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसके नाम पर एक एक डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए, जिस डीमैट अकाउंट से हम आईपीओ में अप्लाई कर सके। ठीक है, जितने ज्यादा अकाउंट से हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा चांस, उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमें आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक दे रखी है। जो मेरे हिसाब से अपस्टॉक्स जो है वो बेस्ट डीमैट डिस्काउंट ब्रोकर है अभी इंडिया में। ठीक है, तो उसमें भी अगर आपको अकाउंट ओपनिंग में भी कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि हर फैमिली मेंबर के नाम पर एक एक डीमैट अकाउंट। तो दूसरा एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक डीमैट अकाउंट से हमें कितने लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो मेरा आप सबको एक ही सजेशन रहेगा कि एक डीमैट अकाउंट से केवल एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो आपकी मल्टी एप्लीकेशन के अंतर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो एक डीमैट अकाउंट से केवल एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें। आगे का क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन सी प्राइस के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए? तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो हायर वैल्यू है, जो ऊपर अपर वैल्यू है, उसके लिए हमें अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा अब आपको सभी को एक ही सजेशन रहेगा कि उसमें एक आपको ऑप्शन मिलता है कट ऑफ प्राइस का। तो जब भी आप कोई भी आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो उसमें कट ऑफ प्राइस वाला ही ऑप्शन टिक करें और उससे ही आगे बढ़े, क्योंकि जो भी प्राइस रेंज पर वो आईपीओ अलॉट होगा, जिनको भी वो कट ऑफ रेंज पर भी आपको भी हो सकता है। तो ये भी मेरा एक सजेशन है कि हमेशा आप कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करें। एक और प्रो टिप मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीओ एप्लीकेशन पर किस समय पर, कौन से दिन पर हमें अप्लाई करना चाहिए। जनरली जो आईपीओ होता है वो 3 दिन के लिए ओपन रहता है। तो हमें क्या करना है, पहला जो दिन है जब ये आईपीओ ओपन है तब उस पर अप्लाई नहीं करना है। पहले दिन सिर्फ हमें डेटा जो है कौन कौन से लोग कौन कौन से सेगमेंट में कितनी एप्लीकेशन जा रही है वो सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें भी इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए तो हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे दूसरे दिन से। दूसरे दिन पे सबसे, अगर आप मान लीजिए कि 4 एप्लीकेशन करने वाले हैं तो पहली एप्लीकेशन है वो सुबह के वक्त कीजिए, यानी कि 9:30-10 बजे जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है, जैसे ही टाइम ओपन होता है तुरंत अप्लाई कर दीजिए। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो आप 1-2 बजे के बीच में करिए। ठीक है, और तीसरी एप्लीकेशन है वो उसी दिन आप 4 से 4:30 बजे के बीच में करिए। और चौथी एप्लीकेशन है वो आप अगले दिन यानी थर्ड दिन सुबह के टाइम पर अप्लाई करें। और एक बात खास ध्यान में रखिएगा कि तीसरे यानी कि आखिरी दिन हमें 12 या 12:30 बजे के बाद एप्लीकेशन नहीं करना है,
उससे पहले पहले ही कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी टेक्निकल इश्यू आ गया बैंक की तरफ से या हमारे डीमेट अकाउंट की तरफ से या हमारा नेट नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, हम वो एप्लीकेशन कर नहीं पाएंगे, ऐसे हमारी एक एप्लीकेशन बर्बाद हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि हम तीसरे दिन दोपहर 12:30-1 बजे से पहले ही सारी एप्लीकेशन भरते। अब आखिर में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताने जाने वाला हूँ जिससे आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी हाँ, इस साल में यानी कि 2021 में टोटल 30,000 करोड़ से के भी ज्यादा के आईपीओ आने वाले हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र है वो आपके बहुत काम आएगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र क्या है? कि मैं तो अभी आपको बताता हूं कि आप अभी से जिस भी भगवान में, जिस भी देवता में मानते हो, उसकी प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कि इस बार जो अच्छी अच्छी कंपनी के आईपीओ आने वाले हैं उसका अलॉटमेंट आपको मिल जाए। अगर आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की होगी तो आपको आईपीओ जरूर मिलेगा। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी की क्वेरीज को रिप्लाई दे पाऊं। और अगर आपको शेयर मार्केट में कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के बारे में भी कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे मैंने नंबर दे रखा है, तो उसमें कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमें किसी भी आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है हमारे डीमेट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपस्टॉक्स मेरा फेवरेट डीमेट पार्टनर है, तो मैं उसी से आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अपस्टॉक्स अकाउंट है उस पर जाकर लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, अब इसमें जो है ये आपका होम पेज रहेगा जहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट रख सकते हैं कि कौन से शेयर क्या प्राइस अभी चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो इसमें ये मेनू में देखिए यहाँ पर से मेनू आएगा, मेनू में ही है अप्लाई फॉर आईपीओ। तो जैसे ही हम आईपीओ वाले पेज पर जाएंगे यहाँ पर हमें लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। लॉगिन करना है आपको अपने यूज़र आईडी से। ये जो है मेरा यूज़र आईडी है, यहाँ पर हमें डालना है पैन कार्ड नंबर। ठीक है, और साइन इन टू अपस्टॉक्स। यहाँ पर आपको अपना बर्थ ईयर डालना है। ठीक है, बर्थ ईयर डालने के बाद जो भी करंट आईपीओ चल रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी IRFC का आईपीओ चल रहा है और अपकमिंग आईपीओ है इंडिगो पेंट्स का, जो कि 20 तारीख से 22 तारीख तक हम भर सकते हैं। और एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आ रहा है जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, तो हम IRFC का आईपीओ अगर हमें भरना है तो उसकी डिटेल्स में जाएंगे। ये सारी उसकी डिटेल्स हैं जो कि मैं पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर हमें प्लेस बीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास कि हम पहले से इसके स्टेक होल्डर हैं या अभी नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल है। तो हम सारे रिटेल इन्वेस्टर को इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एंटर करनी है हमें हमारी UPI आईडी। जो भी आप फ़ोनपे, गूगल पे पर यूज़ कर रहे हो वो आप अपनी वहाँ पर UPI आईडी एंटर कर सकते हो, जहाँ से आप पेमेंट आपको करना होगा, यानी कि आपकी अमाउंट ब्लॉक होगी। तो ये मैं फ़ोनपे की मेरी UPI आईडी डाल देता हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, अभी यहाँ पर आप एक साथ 3 बीड लगा सकते हैं, 3 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग प्राइस पर। ठीक है, पर हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे कि हमने आगे के वीडियो में ही डिस्कस किया था कि हमें सिर्फ एक ही बीड के लिए अप्लाई करना है, तो हम ये बीड 1 ही भरेंगे और क्वांटिटी में डालना है जो भी इसका यहाँ पर लॉट साइज़ है वो। ठीक है, तो लॉट साइज है 575। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस डालनी है कि हमें 25 रुपये पर लिस्ट होगा तब चाहिए या 26 रुपये पर चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आगे के वीडियो में भी बताया था कि हमें यहाँ पर ब्लैंक रहने देना है और जो भी यहाँ पर कट ऑफ प्राइस होगा वो वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सिलेक्ट होने के बाद ये दोनों जो बीड है वो हमें खाली छोड़ देनी है और ये अंडरटेकिंग की जो लाइन है उसे हमें अलाउ कर देना है और सीधा कंटिन्यू। यहाँ पर आपके आईपीओ की सारी डिटेल्स आ जाएगी, क्या प्राइस आपने सिलेक्ट की है, XYZ सब कुछ, और कंफर्म एंड अप्लाई कर देना है। ठीक है, आईपीओ का एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है।
अभी हमें क्या करना है, हमारे यूपीआई ऐप में पेमेंट की रिक्वेस्ट आई होगी, ठीक है। तो वो देखो मुझे यहाँ पर मैसेज भी आ गया है ऐप स्टॉक्स का। थैंक यू फॉर अप्लाइंग IRFC IPO एप्लीकेशन, यू विल रिसीव SMS फ्रॉम NPCI टू प्रोसीड विथ पेमेंट। यानी कि मेरा जो ये फ़ोनपे है वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट आएगी उस पेमेंट की जैसे ही रिक्वेस्ट आए तो हमें उसमें अपना UPI पिन डालकर पेमेंट कर देना है। और जैसे ही हम पेमेंट सक्सेस का फुल कर देंगे तो उसके बाद ये भी हमारा जो लाइन है वो ग्रीन हो जाएगा और हमारे IPO की एप्लीकेशन सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू। UTI AMC मैस्टोन डॉक और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर्स का IPO तीनों एक साथ आ रहा है 29 और सितंबर को। ये IPO क्या से क्या रेंज में होगा, इसमें किस में अप्लाई करने जैसा है, किस में नहीं है, सारी चीजें हम आज समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं UTI AMC जो है वो 2002 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और आज तक वो बहुत अच्छा काम करता है ये कंपनी जो है वो लार्जेस्ट कंपनियों में से एक है इंडिया की जो एसेट्स मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके IPO की डिटेल्स जो है कुछ यहाँ पर से आपको दिख जाएगी। इसमें ऐसा है कि ये जो IPO है 29 और सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा और एक लॉट में उसके 27 शेयर्स रहेंगे और उसकी प्राइस रेंज जो होगी वो 552 से 554 तक रहेगी। और ये जो कंपनी है उसके जो फाइनेंशियल्स है उसका भी मैं टेबल यहाँ पर आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी है। और ये जो है पूरा का पूरा OFS है यानी ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो उसके करंट प्रमोटर्स है वो अपना जो स्टेक है उसमें से कुछ हिस्सा बेचने के लिए वो निकाल रहे हैं। तो ये इसमें भी आप अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, या अगर आपके रिस्क कैपेसिटी में के अंडर आता है तो आप उसमें बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आता है मैस्टोन डॉक का IPO। ये जो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर है उसमें CPR और ये सारी चीजें बनाती है और उसे सप्लाई करती है। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जो आगे जाकर बहुत ही प्रॉफिट कमाने वाली है। इसका फाइनेंशियल का जो चार्ट है वो मैं यहाँ पर आपको टेबल दे देता हूँ ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी रहे। और इसका जो IPO है वो 1 लॉट होगा 103 यानी कि 103 शेयर्स का और उसका प्राइस बैंड रहेगा 135 से लेकर 145 तक। ये भी जो है लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए भी ये कंपनी के शेयर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास IPO आया है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राइट। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि गैस और ऑयल की पाइपलाइन का मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा क्लाइंट बेस है, यानी कि उसके मैं कुछ क्लाइंट्स के आपको नाम बता देता हूँ। एक क्लाइंट से ONGC, HCG, इंडियन ऑयल, गेल, ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट है इसके, ठीक है। इसका फाइनेंशियल का चार्ट पिछले 3 सालों का मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि अब तक का इसका प्रॉफिट कितना था और आगे जाके ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी, राइट। और इसका जो IPO है उसमें 1 लॉट में आपको 125 शेयर मिलेंगे और इसका प्राइस बैंड है 117 से लेकर 120 तक, ठीक है। अगर आप अब ये कहेंगे कि ये IPO में क्या करें, तीनों IPO एक साथ हैं तो इसमें से कौन सा भरने जैसा है, कौन से नहीं भरना चाहिए हमें, ये सारी चीजें भी हम साथ में ही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसा है कि हम जो है एक साथ तीनों IPO भी लगा सकते हैं, तीनों ही बहुत अच्छी कंपनी है। मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऐसा होगा कि मैं अगर तीनों कंपनी में एक लॉट के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरे चांसेस बहुत कम होंगे मुझे अलॉटमेंट मिलने के, ठीक है। तो उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं कोई एक कंपनी पर मेरा पूरा रिसर्च करके एक कंपनी में अप्लाई करूंगा, मेरे घर के पूरे सभी फैमिली मेंबर्स के नाम से एक लॉट लगाऊंगा। और आपको भी मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आप तीनों कंपनी में अपने ही डीमैट अकाउंट से एक लॉट में अप्लाई करने के बजाय तीनों में से कोई एक कंपनी चूज करे और उसमें अपने फैमिली मेंबर्स के सभी नाम से एक लॉट में अप्लाई करें।
अगर आपके फैमिली मेंबर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूं जिसमें से आप अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये तीनों की मैं अगर कंपनी की बात करूं तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा सही लग रहा है यूटीआई एएमसी, क्योंकि देखिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने के मेन दो रीजन होता है। पहला होता है लिस्टिंग गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। मेरा पर्सनल स्टाइल ऐसा है कि मैं लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ में अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मुझे अगर पहले दिन ही मिल गया अच्छा खासा प्रॉफिट में कमा लूंगा तो पहले दिन ही वहां से एग्जिट कर लूंगा। और अगर मुझे लगता है कि नहीं आगे जाके बहुत ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है तो यूटीआई एएमसी मुझे ऐसी कंपनी लग रही है कि उसमें लॉन्ग टर्म में शेयर होल्ड करूंगा तो भी मेरा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, ये मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। आप किसी भी आईपीओ भरने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक बार बिल्कुल से सलाह लें, अपनी रिस्क कैपेसिटी को चेक करने के बाद ही आईपीओ में इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर आपको इस आईपीओ में इसी तीनों कंपनी के आईपीओ में कुछ भी डाउट है, इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट में आप लिख कर मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपने 10 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज 1 करोड़ बन गए होते। चलो अब मैं 1 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हूँ। कौन सी कंपनी मुझे अगले 10 साल में 1 करोड़ बना के देगी, बताओ। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कोई पेनी स्टॉक बता दो जिसमें हम इन्वेस्ट कर सके। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं और आपको डिनर के लिए कहीं जाना है तो आप किसी पानीपुरी के ठेले पर जाओगे या किसी होटल में जाओगे। सब लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में आपको पेशेंस बनाए रखना है, पर कब? जब आपके शेयर की प्राइस कम हो रही हो? जी नहीं, जब आपके शेयर की प्राइस बढ़ रही हो तब आपको पेशेंस बनाए रखना है। कोरोना से बचने के लिए जितना ही जरूरी मास्क लगाना है उतना ही जरूरी नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। तो क्या आप स्टॉप लॉस लगाते हैं या नहीं? आज तो निफ्टी बहुत ही ऊपर जाएगा। अरे नहीं, निफ्टी बहुत ऊपर जा चुका है, अब तो ये गिरना ही चाहिए। मार्केट के ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना बंद करो और जो ट्रेंड चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो और प्रॉफिट कमाओ। न्यू इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहले तो गलत स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और एक बार वो नीचे गिरता है तो उसका ऊपर आने का वेट करते हैं, ना कि उसे निकाल देते हैं। तो कोई आपका स्टॉक्स अगर नीचे जा रहा है तो उसे जल्द से जल्द निकाल दीजिए। क्यों भाई, आ गया स्वाद, आ गया आपका क्रिप्टो करेंसी फिर से नीचे। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में कभी भी अपनी लाइफ सेविंग मत लगाओ। वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है। क्या आप अपना पैसा एफडी की जगह कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसे लगाने से डरते हैं? तो आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट के बेसिक्स और फंडामेंटल सीखना चाहते हैं तो रचना मैम का कोर्स बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर आपको उस कोर्स की लिंक चाहिए तो अभी के अभी मुझे डीएम करें। अभी भी लोगों में ये मिथ फैला हुआ है कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की ज़रूरत तो होती ही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में मात्र 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। कैसे करनी है वो जानने के लिए ज़रूर डीएम करें। अगर आप 1 साल नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसी प्राइस में आप 2 इन्फोसिस के शेयर खरीद पाएंगे। नेटफ्लिक्स आपको पूरे साल एंजॉयमेंट तो देगा ही, पर आपका पूरा टाइम भी खा जाएगा। इससे अच्छा अगर आप नेटफ्लिक्स की जगह इन्फोसिस के 2 शेयर ले लेते हैं तो साल में 3 से 4 बार आपको डिविडेंड भी देगा और जो उसका ग्रोथ होगा उसका फायदा भी आपको मिलेगा। टेलीग्राम से टिप्स लेकर इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते होने में एक चीज बताना चाहूंगा कि वो एक ही पूरा ग्रुप है जो ये सारी चैनल्स को ऑपरेट करता है। वो आधी चैनल्स में कॉल्स लेने की सलाह देता है, आधी चैनल्स में पुट लेने की सलाह। मार्केट किसी ना किसी एक साइड तो जाएगा ही, यानी कि आधे चैनल्स में प्रॉफिट दिखेगा, आधे चैनल्स में स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ऐसे बकवास चैनलों से टिप्स लेने से अच्छा है आप हेजिंग कर लो। हेजिंग क्या है जानना चाहते हैं तो अभी कभी कमेंट कीजिए। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है जिससे आप शेयर मार्केट की हर एक न्यूज़ के साथ अप टू डेट रह सकते हैं। सबसे पहला है मनी कंट्रोल, जिससे आप मार्केट की हर एक मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं। दूसरा है ट्रेडिंग व्यू, जिसमें आप किसी भी स्टॉक्स या किसी भी इंडेक्स के चार्ट्स देख सकते हैं। और एक है ईटी मार्केट। ईटी मार्केट्स एप्लीकेशन पर आपको सभी शेयर मार्केट की न्यूज़ सबसे पहले मिलेगी। हेजिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको किसी भी इंडेक्स के कॉल और पुट दोनों बाय करने रहते हैं। मान लो कि मार्केट ऊपर गया तो आप पुट को बुक कर लो और जो कॉल ऑप्शन है उसे ट्रेल करते जाओ, और अगर उल्टा होता है तो वाइस वर्सा।
जल्दी एसआईपी शुरू करने का फायदा क्या है? अगर आपको 1 करोड़ रुपए बनाने हैं तो 20 साल में बनाने के लिए आपको हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। पर अगर वही 1 करोड़ आपको 40 साल में बनाने हैं तो आपको महीने के मात्र 850 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो जितनी जल्दी आप एसआईपी शुरू करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। हाँ भाई, जोमेटो से खाना मंगवा लिया है और पेटीएम से पेमेंट भी कर दिया है। क्या? अरे कोई नहीं यार, दोनों अपनी ही तो कंपनी है। हाँ, ये समय अब बहुत दूर नहीं कि हम जोमेटो और पेटीएम को भी अपनी कंपनी कह पाएंगे, क्योंकि दोनों कंपनी का आ रहा है बहुत ही बड़ा आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है और कैसे उसके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं, वो देखने के लिए जो बायो में लिंक दी गई है उसे ओपन कीजिए। आगे वो कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमाने वाली, फिर भी उसके शेयर्स लगातार 3-4 दिन तक अपर सर्किट में थे, यानी कि कोई ना कोई तो ये खरीद रहा है। तो कौन है ये लोग, कहाँ से? पी रेशियो को ध्यान में रखते हुए हम कोई कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आपको उस कंपनी के पी रेशियो को पूरे इंडस्ट्री एवरेज पी रेशियो से कंपेयर करना है। अगर उस कंपनी का पी रेशियो कम है एवरेज पी रेशियो से, तो बिल्कुल आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।